प्रिय छात्र छात्राओं, आज के इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। पिछले वर्ग में मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, HD जैन कॉलेज आरा। पिछले वर्ग में हमने इतिहास और साहित्य की चर्चा की थी। इतिहास दर्शन पर चर्चा हुई थी और साहित्य क्या है इस पर चर्चा हुई थी। और हम लोगों ने यह समझा था कि इतिहास जो है उसमें अतीत वर्णित होता है। तिथिक्रम और भूगोल इतिहास की दो आंखें हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। तो तिथिक्रम और भूगोल इतिहास लेखक के लिए आवश्यक है। हमने कई विद्वानों की परिभाषाएं भी देखी थी और यह भी बताया था कि इतिहास को ईएचकार जैसे पाश्चात्य विद्वान ने अतीत और वर्तमान का अविच्छिन्न संवाद भी कहा है। किंतु इतिहास में व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता नहीं होती है, वह विषय निष्ठ होता है। अतीत में जो घटनाएं घटी हैं उसका वर्णन होता है। उसके वर्णन में इतिहासकार भले ही यह खोजने की कोशिश करता है कि ये घटनाएं क्यों घटी, इसका कारण क्या था, लेकिन घटनाएं जो घटी हैं वही रहेंगी। उसमें जोड़ जाड़ की गुंजाइश नहीं रहती है। सिर्फ इतिहासकार की मानसिकता के कारण कुछ घटनाओं, कुछ वर्णनों के विश्लेषण में भेद हो जाता है, जिसके कारण एक ही विषय पर लिखे गए दो इतिहासकारों के इतिहास में भेद हो जाता है। तो इसको हम बारीकी से समझेंगे। हमने साहित्य की भी चर्चा की थी और कहा था कि साहित्य जीवन की व्याख्या है। सहितस्य भावः साहित्यम। साहित्य में लोक कल्याण का भाव होता है। साहित्य की परिभाषा की कोई सीमा नहीं है। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स भी कहा गया है। हृदय की वेगवती विचारधारा का उबाल जो है वह साहित्य होता है। साहित्य और इतिहास में, इतिहास और साहित्य इतिहास में, चूंकि इतिहास और साहित्य में अंतर है। साहित्य जो है व्यक्तिनिष्ठ होता है, साहित्य इतिहास नहीं हो सकता है। हमने बताया साहित्य में साहित्यकार की भावनाओं का महत्व होता है, उसके विचारों का महत्व होता है और साहित्यकार अपनी कल्पना के द्वारा साहित्य का कच्चा माल इस लोक से ही ग्रहण करता है और उसमें अपने हिसाब से पात्रों को तराशता है।
अगर मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने गोदान में होरी को एक कृषक के रूप में खड़ा किया है, तो यह जरूरी नहीं है कि होरी का जो चित्र है उसमें वह चित्र वास्तविक जगत में हूबहू मिल जाए। यह कदापि नहीं हो सकता। लेकिन किसानों में वे गुण मिल जाएंगे जो होरी के व्यक्तित्व में है। कोई गुण किसी में मिलेगा, कोई गुण किसी में मिलेगा। सारे गुण एक जगह मिलने आवश्यक नहीं। साहित्यकार अपने हिसाब से कहीं से पैर लगाता है, कहीं से हाथ लगाता है, कहीं से सर लगाता है। अब मिस मालती पर मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा, वह डॉक्टर है, और उस पर उन्होंने कहा कि 72 घाटों का पानी पीने के बाद भी मिस बनी फिरती है। वह ऊपर से तितली है और भीतर से मधुमक्खी। और उसकी वेशभूषा, बालों में गजरा लगाना, हाई हील का चप्पल पहनना, तो जिस रूप में उसको चित्रित किया गया है, किसी एक डॉक्टरनी में आवश्यक है ही नहीं कि वह सारे गुण मिल जाए, बल्कि किसी में हो सकता है न मिले, और समूचे डॉक्टरनियों को इकट्ठा करने के बाद भी अगर वह गुण नहीं मिले, किसी प्राणी में भी वह गुण मिल सकता है, किसी अन्य महिला में भी वह गुण मिल सकता है। तो साहित्यकार स्वतंत्र होता है अपनी मर्जी के हिसाब कटाई छटाई करने के लिए। जहां से उसकी इच्छा होती है वहां से अपने पात्रों को जोड़ता है, उसके वक्तव्य को जोड़ता है, और इस तरह से साहित्य का निर्माण होता है। अर्थात साहित्य में कल्पना की प्रधानता होती है, व्यक्ति की कल्पना की प्रधानता होती है, लेकिन वह कल्पना कोरी नहीं होती है। वह कल्पना इस संसार से मिलती जुलती होती है। अगर इस संसार से मिलती जुलती कल्पना नहीं होगी तो वह साहित्य ग्राह्य होगा ही नहीं, पाठकों को रुचेगा ही नहीं। और जो साहित्य पाठकों को नहीं रुचेगा वह साहित्य कहीं किनारे में दब जाएगा। जीवंत साहित्य वह होता है जो पाठक को यह विश्वास दिला दे कि ऐसा हो सकता है। साहित्य बढ़ा चढ़ा करके भी लिखा जाता है। बिहारी लाल ने जो दोहे लिखे हैं, सारे दोहे अनुभूति की कसौटी पर बिल्कुल खरे थोड़े उतरते हैं। उन्होंने कहा, इत आवत चली जात उत चली छसा तक हाथ, चढ़ी हिंडोरे ही रहे उस आसन ही के साथ। आज तक हम लोगों ने ऐसा विरह नहीं देखा कि कोई नायिका विरह में इतनी पीड़ित हो कि सांस खींचे तो 6-7 कदम आगे चली जाए और सांस छोड़े तो 6-7 कदम पीछे चली जाए। और जब उसको हिंडोले पर बैठा दिया जाए तो सांसों को जो वह छोड़े और ग्रहण करे, उसी से झूला आगे पीछे होने लगे। तो वहात्मक प्रकृति के भी साहित्य हैं, उनका अलग स्थान है, चमत्कार प्रदर्शन के लिए उनका स्थान है। लेकिन स्वाभाविक साहित्य और लोकोपयोगी साहित्य वह है जो यथार्थ के धरातल पर खड़ा हो, जिसको पढ़कर, जिस पात्र को पढ़कर लगे कि ऐसा समाज में हो सकता है, या हुआ है, या हो रहा है।
तो वह साहित्य जीवंत साहित्य। जैसे निराला जी ने भिक्षुक कविता लिखी छायावाद के दौर में, समय तब से आज का बदल गया है। आज परिस्थितियां इतनी विकट नहीं हैं जितनी विकट उस समय की थी। तो आज के लोगों को हो सकता है वह भिक्षुक कविता उतनी न जंचे, लेकिन जिस दौर में लिखी गई और जिस दौर की परिस्थितियां उस प्रकार की थी, उन परिस्थितियों के साथ अगर हम सामंजस्य बिठाएंगे और मानव जीवन के क्रूर पहलू को देखेंगे, मानव जीवन के असहाय पहलू को देखेंगे, उपेक्षित मानव को देखेंगे, तो हमारा हृदय दुख और पीड़ा से भर जाता है। और दुख और पीड़ा से हृदय का भर जाना साहित्य की जीवंतता का प्रमाण होता है। तो अब हम विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। इधर उधर की बातों में समय चला जाता है। आज हम इतिहास और साहित्य इतिहास के बीच की दूरी को नापने की कोशिश करेंगे। इतिहास में और साहित्य के इतिहास में क्या अंतर है। जैसे ही इतिहास में अंतर है और साहित्य में अंतर है, तो उसी तरह से साहित्य में और साहित्य इतिहास में अंतर हो जाएगा, होना ही है। तो देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ है इतिहास का ऐसा ही था या ऐसा था या ऐसा ही हुआ। तो इसका मतलब है इसमें दो बात स्पष्ट है। एक तो यह है कि इतिहास का संबंध अतीत से है, दूसरे यह है कि उसके अंतर्गत केवल वास्तविक या यथार्थ घटनाओं का समावेश किया जाता है। उसमें उन सभी लिखित या मौखिक वृत्तों को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध अतीत की यथार्थ परिस्थितियों व घटनाओं से है, और साथ ही उसका संबंध केवल प्रसिद्ध घटनाओं से ही नहीं अपितु उन घटनाओं से भी है जो प्रसिद्ध न होते हुए भी यथार्थ में घटित हुई हों। तो सबसे पहले यह समझना होगा कि अतीत की प्रत्येक स्थिति, परिस्थिति, घटना, प्रक्रिया एवं प्रवृत्ति की व्याख्या का समावेश इतिहास में हो जाता है। इतिहास में मात्र इतिवृत्त ही वर्णित नहीं होता है, उसमें अन्वेषण, विश्लेषण और अनुसंधान भी शामिल रहता है। इतिहास में कल्पना के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। यह स्मरण रखना है कि इतिहास में कल्पना के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। इतिहास का कार्य क्रम में घटित हुई घटनाओं का तिथियों सहित ब्यौरा प्रस्तुत करना होता है। इसमें लेखक की दृष्टि मूलतः वस्तुनिष्ठ होती है, यद्यपि व्यक्तिनिष्ठता को इतिहास की लेखन प्रक्रिया से पूर्णतः बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। जैसा कि हमने E.H. कार की पंक्ति को बताते समय, समझाते समय बताया था कि अतीत और वर्तमान के बीच का अविच्छिन्न संवाद है इतिहास। तो व्यक्तिनिष्ठता को इतिहास लेखन की से पूर्णतः बहिष्कृत नहीं किया जा सकता, अर्थात थोड़ी बहुत जो है वह व्यक्तिनिष्ठता होती है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। जहां जरूरी हो, जहां व्याख्या करना अनिवार्य हो जाए, और वह व्याख्या कोई जरूरी नहीं है कि हर प्राणी उसी तरह से करे। जैसे कि हमने इंदिरा गांधी जी की हत्या का उदाहरण दिया था, और जाड़े के कुहासे भरी सुबह में एक एक्सीडेंट की चर्चा की थी तीखे मोड़ पर, जिसके आधार पर हमने बताया था कि फैक्ट्स आर सेक्रेट, ओपिनियन इज फ्री। तो कहीं कहीं जहां ओपिनियन बनाना पड़ता है, तो वहां पर इतिहासकार अपने हिसाब से, अपनी मानसिकता के हिसाब से
अपने विवेक से, अपनी सोच के हिसाब से उसकी व्याख्या करता है और यहाँ पर अंतर हो जाता है। इसी के कारण एक ही विषय का इतिहास दो इतिहासकारों द्वारा लिखे जाने पर भी उसमें अंतर हो जाता है। तो यद्यपि व्यक्तिनिष्ठता को इतिहास की लेखन प्रक्रिया से पूर्णतः बहिष्कृत नहीं किया जा सकता, साहित्य के इतिहास में व्यक्तिनिष्ठता की प्रधानता होती है। अर्थात इतिहास जो है वस्तुनिष्ठ होता है और मूलतः वस्तुनिष्ठ होता है, और साहित्य का इतिहास व्यक्तिनिष्ठ होता है। इसलिए कि साहित्य व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति, तो उसमें जो है साहित्य में अगर राणा प्रताप की वीरता का वर्णन करेंगे हम, तो उसमें तिथियों का निर्वाह होना कोई आवश्यक नहीं है। अपनी कल्पना के हिसाब से जो इतिहास में घटित हुआ है उसमें अपनी ओर से जोड़ घटाव करके भी उसकी व्याख्या होती है। तो साहित्य के इतिहास में व्यक्तिनिष्ठता की प्रधानता होती है, वस्तुनिष्ठता की नहीं। अब जैसे हिंदी साहित्य के अनेक इतिहास ग्रंथ लिखे गए, अनेक इतिहास लिखे गए, लेकिन उन साहित्य इतिहासों का मूल्यांकन और मूल्यांकन से प्राप्त निष्कर्ष एक ही प्रकार के नहीं हैं। अनेक विद्वानों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और हर विद्वान कहीं न कहीं एक दूसरे से डिफर करता है, और सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बीच इतिहास लिखते हुए हुआ। आदिकाल के संदर्भ में सबसे ज्यादा जहां आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 1050 से स्वीकार किया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उसको बहुत पीछे ले गए और सिद्ध सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों और नाथों के संबंध में कहा कि इनकी रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती, जैन धर्म से संबंधित रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। तो दोनों के बीच स्पष्ट अंतर था और दोनों के साहित्य इतिहास लेखन का नजरिया भी भिन्न था। कार्य कारण संबंध निरूपण, तिथि क्रम और भूगोल इतिहास की दो आंखें हैं, वह अनिवार्य शर्त है। फिर भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में उद्गम मीमांसा प्रणाली के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास लिखा और समस्त भारतीय साहित्य को उसी परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया। और उनका कहना था कि हिंदी साहित्य के आदि काल में जो प्रवृत्तियां मौजूद हैं, विराजमान हैं, उन्हीं प्रवृत्तियों का हिंदी साहित्य के अन्य कालों में पुष्पन पल्लवन हुआ है। वही प्रवृत्तियां विकसित हुई हैं, चाहे वह रामचरितमानस की दोहा चौपाई पंक्ति हो, चाहे बिहारी के दोहे हो, विभिन्न प्रकार की काव्य शैलियां हो, निर्गुण संतों की वाणी हो, सूरदास का गीति काव्य हो, इन सब को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने तर्कों के आधार पर यह बतलाया कि इसका मूल बीज जो है, इसका मूल स्रोत जो है, वह हिंदी साहित्य का आदिकाल है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में ये सारी प्रवृत्तियां मौजूद रही हैं। तो हमारा ये कहना है कि इतिहास जो है वह वस्तुनिष्ठ होता है और साहित्य का इतिहास व्यक्तिनिष्ठ होता है, और व्यक्तिनिष्ठ होने के कारण साहित्य इतिहासकार की मान्यताएं अपने हिसाब से काम करती हैं और उनमें भिन्नता होती है। अब हमने पहले भी चर्चा की थी कि
साहित्य इतिहासकार की अपनी दृष्टि होती है। जहां देखना चाहता है ठीक से वहां ठीक से देखता है, जहां ठीक से नहीं देखना चाहता है अपनी दुर्बलता के कारण तो कबीर आदि को आचार्य शुक्ल जी दबा देते हैं, कम मूल्य देते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके मूल्य को बहुत आगे बढ़ा दिया। तो ये होता है। तो हमने कहा कि साहित्य इतिहासों का मूल्यांकन और मूल्यांकन से प्राप्त निष्कर्ष एक ही प्रकार के नहीं होते हैं, जबकि इतिहास में जो है सो है, थोड़ा बहुत भेद हो सकता है। तो ये है पहला बिंदु रहा कि एक वस्तुनिष्ठ होता है और दूसरा व्यक्तिनिष्ठ होता है, और व्यक्तिनिष्ठता के कारण साहित्य इतिहास का जो मूल्यांकन होता है उसमें निष्कर्ष में काफी अंतर हो जाता है कभी कभी। अब आगे देखें अगला बिंदु। अगला बिंदु है कि इतिहास अतीत का होकर व्यतीत का हो जाता है, बीते हुए जमाने का। लेकिन साहित्य इतिहास एक कला है, उसमें तिथियों सहित काल क्रम में घटित घटनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत कर देना ही पर्याप्त नहीं है। साहित्यकार को अपने समय की परिस्थितियां प्रभावित करती हैं। साहित्यकार की प्रतिक्रिया उसके संस्कार एवं जीवन दर्शन के अनुरूप ही व्यंजित होती है। तात्पर्य यह है कि उसकी रचना में समकालीन परिस्थिति और वातावरण से प्राप्त अनुभूत सत्य भी किसी न किसी रूप में व्यंजित हो जाता है। अर्थात साहित्य में हमेशा वर्तमानता का गुण रहता है, और इसी वर्तमानता के गुण के कारण उससे भविष्य के लिए भी प्रेरणा मिलती है। जैसे कहा जाता है कि रामचरितमानस प्रासंगिक है कि नहीं। रामचरितमानस में इतने सारे तत्व हैं कि बहुत सारे तत्व प्रासंगिक ही हैं। इसलिए साहित्य हमेशा जीवंत होता है और भविष्य को प्रेरणा देता रहता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि इतिहास प्रेरक नहीं होता है। महावीरों का, वीर पुरुषों का इतिहास भी उसी तरह से प्रेरक होता है। अगर प्रेरक नहीं होता तो उसको आधार बनाकर जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटकों की रचना क्यों करते। इतिहास भी वर्तमान को प्रेरणा देता है, लेकिन साहित्य जो है उसका नेचर दूसरा है। उसमें वर्तमानता का गुण हमेशा मौजूद रहता है, वह विशेष प्रेरक होता है। फिर अब आगे देखें, तीसरा बिंदु देखें तो अब ऐतिहासिक चरित्र होते हैं। इतिहास में सम्राट अशोक हुए, समुद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त हुए, अकबर हुए। इनको अपने कार्यों के लिए किन्हीं को आभार व्यक्त करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन साहित्य में साहित्यकार को आभारी होना पड़ता है। महाभारत और रामायण जैसे रचनाकारों का आभार स्वीकार किए बिना काम नहीं चल सकता है। कालिदास और तुलसीदास के परवर्ती कवियों ने उनके ऋण को स्वीकार किया है। साहित्य के संदर्भ में अतीत के साथ वर्तमान का संबंध स्वीकार करना भी अनिवार्य समझा जाता है, क्योंकि साहित्य में अतीत और वर्तमान के संबंधों एवं दोनों के बीच की कड़ी को जानना पहचानना जरूरी होता है। अब आगे देखिए, अब जैसे कि इतिहास में चरित्र हैं जिनकी चर्चा हमने की, अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर। उन चरित्रों को समझने के लिए किसी पूर्व परंपरा की जानकारी की जरूरत नहीं होती, लेकिन अब हमको
रामचरितमानस को समझना है तो वाल्मीकि रामायण में भी जाना होगा। सूर्य के काव्य को समझना है तो भागवत पुराण भी पढ़ना होगा, उसकी भी जानकारी लेनी होगी। कबीर के काव्य को समझना है तो संतों की वाणी का अध्ययन जरूरी है, इनको समझना होगा। इसलिए साहित्य में पूर्व परंपरा की जानकारी साहित्य इतिहासकार के लिए आवश्यक है। इसी पूर्व परंपरा को बतलाया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उद्गम मीमांसा प्रणाली के अंतर्गत कि आदिकाल के बाद के कवियों के काव्य में, चाहे वे कबीर हों, सूर हों, तुलसी हों, बिहारी हों, रहीम हों, किनका प्रभाव इन पर पड़ा है, किनका आधार उन्होंने स्वीकार किया है, यह है पूर्व परंपरा। तो साहित्य में पूर्व परंपरा का आधार और आभार स्वीकार करना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। अब आगे देखिए, 4 बिंदु तो हो गए। 5वां यह है कि साहित्य की समीक्षा का कोई अंतिम और एक ही मानदंड नहीं होता। साहित्य की समीक्षा का कोई एक ही मानदंड नहीं होता है, जबकि इतिहास में थोड़े बहुत ही भेद होते हैं, लेकिन साहित्य की समीक्षा में समीक्षाएं जो है समीक्षाओं में बहुत अंतर हो जाता है उनके दृष्टि भेद के कारण। तो साहित्य की समीक्षा का कोई अंतिम एवं एक ही मानदंड नहीं होता है। किसी एक ही कृति विशेष की समीक्षा के लिए एक जैसी दृष्टि भी पर्याप्त नहीं होती। प्रत्येक आलोचक की अपनी दृष्टि होती है। इतिहास में क्या होता है, गणितीय सूत्र की भांति होता है, 2 + 2 = 4। साहित्य में 2 + 2 = 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, इसलिए कि उसमें कल्पना का पुट होता है। रचनाकार अपनी कल्पना के सहारे, जैसा कि हमने बताया, नायिका को सांसों के माध्यम से ही झूले पर भी झुला सकता है। इतिहास में यह नहीं हो सकता है। सांस खींचते हुए 6-7 कदम आगे आना, सांस छोड़ते हुए 6-7 कदम पीछे जाना, यह साहित्य में हो सकता है, इतिहास में नहीं हो सकता है। तो साहित्य की आलोचना में आलोचक के दृष्टि भेद के कारण निष्कर्ष बदलते रहते हैं। इसी बदलते निष्कर्ष के कारण साहित्य को जो है पुनर्मूल्यांकन की कसौटी पर कसना पड़ता है। और उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, कामायनी की समीक्षा कई विद्वानों ने की, लेकिन हर विद्वान की समीक्षा भिन्न हो गई, एक समान नहीं रही। उसमें बहुत जगह पर उनके चिंतन में, उनकी सोच में, उनके दृष्टिपथ में अंतर हो गया। तो साहित्य का पुनर्मूल्यांकन होता रहता है। ऐसा नहीं है कि साहित्य के संबंध में एक बार जो निष्कर्ष निकल गया वही निष्कर्ष रहेगा, कोई जरूरी नहीं है। कोई सामान्य सी दिखने वाली रचना को भी अगर समीक्षक अपनी क्षमता का उपयोग करता है और उस रचना में तत्व है तो उसको श्रेष्ठता की चोटी पर वह पहुंचा सकता है। पद्मावत के मामले में ऐसा शुक्ल जी कर चुके हैं। तो साहित्य इतिहास का पुनर्मूल्यांकन साहित्य का होता रहता है। उसे बार बार कसौटी पर कसा जाता रहा है। सभी साहित्यकारों की दृष्टि और उनके मूल्यांकन की कसौटी एक जैसी नहीं हुआ करती है। साहित्य इतिहास में आलोचित होने वाली कृतियां
इसीलिए इतिहास के अनुक्रम के समान मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं आती। उन्हें पुनर्विचार और पुनर्मूल्यांकन की कसौटी पर बार बार कसे जाने की पीड़ा सहनी पड़ती है। इतिहास और साहित्य इतिहास में यह एक मूलभूत अंतर है। साहित्य इतिहास में व्यक्तिनिष्ठता और वर्तमान का गुण अधिक रहता है, जबकि इतिहास में ऐसा नहीं होता। तो मोटे तौर पर हमने जो है इतिहास और साहित्य इतिहास के बीच की दूरी को बतलाने का प्रयास किया और उसके कम से कम 5 अंतर हमने बतलाए। 5 अंतर ये बतलाए कि पहला तो ये हुआ कि इतिहास जो है वस्तुनिष्ठ होता है मूलतः, जबकि साहित्य व्यक्तिनिष्ठ होता है। दूसरा हमने बताया इतिहास अतीत का होकर व्यतीत का हो जाता है, जबकि साहित्य इतिहास एक कला है। उसमें तिथियों सहित कालक्रम से घटनाओं का उल्लेख कर देना ही पर्याप्त नहीं होता है। साहित्यकार को अपने समय की परिस्थितियां प्रभावित करती है। तीसरा हमने बताया कि साहित्य में के संदर्भ में अतीत के साथ वर्तमान का संबंध स्वीकार करना अनिवार्य समझा जाता है। इतिहास में ऐसा अपेक्षित नहीं है। फिर बताया हमने कि इतिहास में पूर्व परंपरा की जानकारी आवश्यक नहीं है, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में और साहित्य इतिहास लेखक पूर्व परंपराओं को उसके साथ जोड़ करके देखना चाहता है, देखता है, देखने की कोशिश करता है, यह आवश्यक होता है। फिर हमने बताया कि साहित्य की समीक्षा का कोई अंतिम मानदंड नहीं होता, बल्कि साहित्य के निष्कर्ष एक समय में जो निकल गए, दूसरा समीक्षक हो सकता है अपनी समीक्षा के माध्यम से वह दूसरा निष्कर्ष निकाल दे। अर्थात साहित्य को पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार की पीड़ा से बार बार ग्रस्त होना पड़ता है। तो ये साहित्य इतिहास और इतिहास में ये 5 मूलभूत अंतर हैं जिनको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो आज हमने इतिहास और साहित्य इतिहास पर चर्चा की और अंतर के बिंदुओं को समझाने का प्रयास किया। हमें लगता है कि आज का यह क्लास अवश्य ही उपयोगी रहा होगा और हमारे छात्रों को बोधगम्यता में किसी तरह की परेशानी भी नहीं हुई होगी। तो हम समझते हैं कि आज का यह वर्ग पूरा हुआ। आज के वर्ग के लिए इतना ही। आगे के वर्ग में हम दूसरे विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।